बद किरदार औरत के लिए तुझे मौका नहीं मिला। आज वो अगर तुझे तब उसके साथ वही किया होता, आज तू आम पब्लिक में घूम रहा होता। रईस जानबूझ के उसके घर में दाखिल हुआ था, ना जबरदस्ती उनके घर घुसा था। ठीक है, उसको बुलाया गया था ट्रैप करने, पार्सल के बहाने बुला रहे थे, ट्रैप कर रहे थे। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ ये आगे जाके हो जाना है। ट्रैप आमना कर रही थी। आमना और फरहान दोनों ये मिलके कर रहे थे, क्या देख लिया था। ठीक है, अगर कोई देखा ही था उसका अंजाम इसके साथ भी तो करना था ना। गैरतमंद था। वो कहता जी मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कहा मौका तुम्हें हमारे बच्चे के लिए ही मिला था। हम तो कहते हैं कि जहां मर्जी भाग जा, एक ना एक दिन तूने सलाखों के पीछे आना जरूर है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और एक बार फिर अली मेरे साथ मौजूद है। मैंने कुछ दिन पहले अली का इंटरव्यू किया और इस केस के मुतालिक, रईस केस के मुतालिक मैंने इनसे इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार ये पूछते थे कि रईस केस का क्या बना। यकीनन आप लोगों की हमदर्दियां रईस के साथ थी और हमदर्दियों के साथ साथ आप लोगों ने जितनी आवाज़ उठाई, रईस को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 1 साल गुजरने के बाद वो बाअसर मुल्जमान बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस ने उन मुल्जमान के साथ ऐसी प्लानिंग की और फिर केस को कमज़ोर करने के लिए पुलिस ने किस तरह से इस केस को कमज़ोर किया और फिर कमज़ोर किस्म का एक चालान बनाकर अदालत में जमा करवा दिया। अली ने अपने भाई के कत्ल का मुकदमा और उसकी जो तफ्तीश है उसको तब्दील करने के लिए जब आला हुकाम के साथ राब्ते किए और फिर इन्हें दर बदर जो है वो भटकना पड़ा, इसलिए कि वो अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहते थे। बहुत सारे लोग इनके पास आज तक आते रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें या इन मुल्जमान को माफ़ी दे दें। वो क्या कुछ अपनी मज़लूमियत इनको बताते होंगे या फिर किस तरह से इनको लालच देने की कोशिश करते होंगे, वो यकीनन आज हम इस वीडियो में भी आपको बताएँगे। और कौन लोग हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो पीछा कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। रईस को इंसाफ मिलना चाहिए, ये आप लोगों की जो है आवाज़ थी, ये आप लोगों ने वादे किए थे कि हम रईस केस को दबने नहीं देंगे और हमने भी आपके साथ वादा किया था कि इस केस के मुतल्लिक जो भी कोई अपडेट होगी, वो हम ज़रूर आपको उसके बारे में आगाह करेंगे। अली भाई से जानते हैं कि क्या इनकी तफ्तीश जो है वो तब्दील हुई है, तीसरा मुल्ज़म जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए क्या कोई नई कोशिश की है या फिर जो उन्होंने साज़बाज़ करके उस मुल्ज़म को इस मुकदमे से निकाल दिया, इस सब पर जो है हम बात करेंगे। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा मुझे टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि इस केस को ख़राब करने के लिए कौन-सी इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्या-क्या गलतियाँ की हैं और क्यों कमज़ोर केस जो है वो अदालत में जमा करवाया है? सबसे पहली बात है कि भाईजान, जो फर्स्ट जो इनका पैनल था, एक तफ्तीशी पैनल था। ठीक है, जो इंटेरोगेट कर रहा था, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारा केस ना ख़राब किया था। ठीक है, वो उन हजरात ने मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ भी अपने करवाए। आपने भी उनका इंटरव्यूज़ किया। हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहते। ठीक है, इस चीज़ का आपको भी पता है। ठीक है, उन्होंने हमारा जो शुरू में जो केस था ना, किस हद तक उन्होंने ख़राब किया। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। ठीक है, ना वो रहे। ठीक है, ना उनके वो किरदार रहा। चालान तो वो ख़राब कर गए। लेकिन इस केस में उनका किरदार लिखा जाएगा। उनका किरदार लिखा जाएगा। इस केस में क्या, मैशर रोज़े क़यामत वाले दिन भी उनका किरदार लिखा जाएगा। किसी नाहक के साथ भी इंसाफ दिलाने वालों ने ज़्यादती की। ठीक है? और जो उन्होंने मौक़िफ़ दिए थे, जो बयानात दिए थे, वो सिर्फ़ लोगों की संपत्ति लेने के वो लिए। लोगों की संपत्ति लेने के लिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। ठीक है? लेकिन वो बाद में सारी काया ही उन्होंने पलट दी। ठीक है? लेकिन इस चीज़ का भी रोज़े क़यामत वाले दिन हिसाब होगा। हमारा ईमान है। ठीक है? किसी नाहक के साथ ज़्यादती की हो, तो वो रोज़े क़यामत वाले दिन अल्लाह और उस बंदे का मामला है। ठीक है? इसी तरह उन्होंने केस ख़राब किया। जब वो 10 डेज़ उनके जब गुज़रे हैं, तो आगे वो 4 डेज़ बाकी थे, तो जब वो आईओ चेंज हो चुका है। ठीक है? जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, वो सारा उनका पैनल चेंज हो चुका था। दिहाड़ी लग गई थी ना अच्छी खासी। वो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि वो हम पहले दिन से ये चीखें मार रहे थे कि यार, आप जो हमने आपको तीसरा मुलज़िम जब अरेस्ट करवाया, हमने 3 मुलज़िम अरेस्ट करवाए।
क्योंकि इस चीज़ के हमारे पास पूरे पूरे एविडेंस मौजूद है, वीडियोस मौजूद है हमारे पास, ठीक है, एफआईआर मौजूद है, जो वो तरमीमा बयान है वो हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, ठीक है। वो वक्त आने पे मैंने आपसे भी यही पहले भी कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोर्ट में शेयर करूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक इसका है, आपको फायदा भी होगा। इंशाल्लाह। हम तो कहते हैं कि जहां मर्जी भाग जा, एक ना एक दिन तूने सलाखों के पीछे आना जरूर है मेरे भाई, ठीक है। हम अदब से बात करते हैं, अदब के दायरे में रह के हम लोग अपनी वो स्टेटमेंट देते हैं। मेरे पास ऐसे जो वो कुछ मैसेजेस मौजूद हैं जो धमकियां मेज है, अच्छा, कौन धमकियां दे रहा है? दे रहा। मैं आपको वो आपके साथ मैं आपको उसकी फोटो दिखा दूं, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। आप भी बच्चे नहीं है मेरे भाई, मैं आपको वो फोटो भी दिखा सकता हूँ, जिस तरह वो धमकियां मेज वो इंटरव्यूज में वो अपने वो कमेंट सेक्शन में सॉरी वो धमकियां मेज दे रहा है। लेकिन इस चीज़ का जवाब मिलेगा उसको इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग बड़े मुस्बत मुस्बत तरीके से ना, ये लोग फरहान की फैमिली से हैं? फरहान के फैमिली से ब्लड रिलेशन उनका, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़े मुस्बत तरीके से ना उसका जवाब मिलेगा। वो सारे वो उसने डिलीट तो कर दिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो सामने वाला कौन है कौन नहीं है। वो सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद हैं, मैं कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा भाई। वो जिस चेन की बात कर रहा था ना, जिस जो चेन टाइट करने वाले होता है ना उसको पता है चेन कैसे टाइट होती है, और इंशाल्लाह मैकेनिक का काम है चेन टाइट करना। अच्छा, कुरियां भी निकाल लेते हैं आप? भाई हम कुरियाँ ऐसी निकालते हैं कि मैं कहता हूँ कि चेन क्या वो उसकी लेंथ ही पूरी सीधी कर देते हैं। वो जो लोग कहते हैं ना तू चेन टाइट कर, ठीक है, तू इंज ना कर, वो जिस दिन उसकी चैन टाइट हमने की ना मैकेनिक बन के, तो इंशाल्लाह उस बंदे को भी पता चल जाएगा कि यार मेरी चैन टाइट हो गई है। उस बंदे का रिकॉर्ड, डाटा, सारा कुछ आपके पास मेरे आ गया? भाई हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, मैंने आपके कमेंट सेक्शन में वो जो पढ़ा है, ठीक है, जो उसने लिखा है, वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह वो उसकी ऐसे चेन टाइट होगी कि वो याद रखेगा कि किसी मैकेनिक के हथे चढ़िया था तो उन्हें मेरी चेन ऐसी टाइट की थी है कि मेरी लाइनमेंट ही सीधी हो गई है। अच्छा अली भाई, इस केस में जब हमने शुरू से इस केस को रिपोर्ट किया और इस केस में हर वो चीज़ हमने लोगों तक बताई, अब चूंकि जब मैंने गुज़श्ता इंटरव्यू आपका जो कुछ दिन पहले किया, उस इंटरव्यू में कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं जितना कसूर आमना का है उतना ही कसूर जो है वो रईस का था, क्योंकि रईस क्यों उसके घर में गया था, क्यों, जब अगर कोई किसी के घर में दाखिल होता है तो फिर ज़रूर उसका कोई ना कोई रद्द अमल आता है। तो रईस जानबूझकर उसके घर में दाखिल हुआ था या फिर रईस को बुलाया था? मेरे भाई ना तो रईस जानबूझ के उसके घर में दाखिल हुआ था, ना जबरदस्ती उनके घर घुसा था, ठीक है। उसको बुलाया गया था ट्रैप करके, क्योंकि वो कोरियर ट्रैक कंपनी में काम करता था, उसका काम ही यही था पार्सल का। वो उसको पार्सल के बहाने बुला रहे थे, ट्रैप कर रहे थे। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ ये आगे जाके हो जाना है। ट्रैप आमना कर रही थी? आमना और फरहान दोनों ये मिलके कर रहे थे, ये मिलके ट्रैप कर रहे थे। इंस्ट्रक्शन फरहान की थी? इंस्ट्रक्शन फरहान की थी, ठीक है। मोबाइल यूज हो रहा था आमना का, ठीक है, जिससे पार्सल रिजर्व हुआ है, ठीक है। मोबाइल वो और नंबर वही कंपनी में ऐड होगा, ठीक है। उसी नंबर वही नंबर आपकी वो चार्ट शीट में आएगा, जो राइडर होगा जो एरिया को रिकवर कर रहा होगा, वही नंबर उसको दिया जाएगा कि ये फलां बंदे का पार्सल है। जबकि ये बहुत बार पार्सल मंगवा चुकी है आमना जो है, ठीक है। रईस के जरिए वो पूरी वो डिटेल्स जो है, वो पुलिस टीम जो है, पुलिस पार्टी, वो सारी इन चीज़ों के एविडेंस उनकी कंपनी से ले चुके हैं, पहले दिन से ले चुके हैं, ठीक है। ये इस चीज़ का पुलिस को भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि ये इन्होंने ट्रैप करके बुलाया उसको घर पे, पार्सल के बहाने बुलाया। वही पार्टी जो है जिन्होंने केस खराब किया, ठीक है। लास्ट जो थे वो 5 डेज 5 to 4 डेज जो थे, उन्होंने जब उनका पूरा पैनल चेंज हुआ है, तो बाद में जो पुलिस पार्टी आई उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी से हमारी हेल्प की। मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, ठीक है, सईद साहब हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, ठीक है। उनको भी मैंने यही कहा था, क्योंकि मेरे वो बाप से मिल चुके थे, हमारे घर आए थे, इधर वो मेरे बाप से मिल चुके थे, तो मेरे बाप ने भी ना तब भी उनके आगे हाथ जोड़े थे कि बेटा मुझे, मैं बीमार हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा उन्होंने अली भाई, आप मुझे बताएं कि आपने बताया कि कुछ लोग आपके पास आते हैं इस केस में, जो बाज़-औक़ात फरहान की तरफ से आते हैं, बाज़-औक़ात आमना की तरफ से आते हैं, आकर वो क्या डिमांड करते हैं, कहते क्या हैं? यार कहते तो वो यही है कि यार इस्लाम में फलां है, गलती होगी, वैसे वो करना नहीं चाह रहा था, फलां था। फिर वो एक टाइम पे उन्होंने कहा जी वो, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहता जी मैंने उसके मोबाइल में कुछ ऐसा देखा, मुझे तैश आ गई। मैंने कहा यार ऐसा क्या देख लिया था उसने उसके मोबाइल में? आमना के मोबाइल में? अच्छा। मैंने कहा ऐसा क्या देख लिया था? हुँ, कोई जबरदस्ती कर रहा था? हुँ, क्या देख लिया था? बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई देखा ही था उसका अंजाम इसके साथ भी तो करना था ना। हाँ, गैरतमंद था। वो कहता जी मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कहा मौका तुम्हें हमारे बच्चे के लिए ही मिला था, हाँ, उस बद किरदार औरत के लिए तुझे मौका नहीं मिला।
आज वो अगर तुझे तब उसके साथ वही किया होता, आज तू आम पब्लिक में घूम रहा होता, जेल की सलाखों के पीछे ना होता। ठीक है। तो वो उनका वो रद्द अमल है कि बस जी गलती होगी, ऐसे होना नहीं चाहिए था, आपके बच्चे का आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ठीक है। हम आपके पास दियत के वाले से आए। वो इस्लाम में बातें खोल के बैठ जाते हैं जी, वो इस्लाम में दियत का फलां है वो फलां। मैंने कहा इस्लाम में दियत का है, कोई शक नहीं है। इस्लाम में कसास का भी है। हमें दियत नहीं चाहिए, हमें कसास चाहिए। बताएं। ठीक है। हमें कसास के बदले कसास चाहिए। हमें ना तो ऐसे पैसे की हबस है मेरे भाई, और ना हमें ऐसे पैसे की जरूरत है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह पाक ने रिजक लिखा ना हमारे नसीब में वही हमें मिलना है। ठीक है। रिज़्क़ हलाल कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी में हमारी पूरी पड़ जाती है। हमें ऐसे गलत पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो लोग आते हैं ये फरहान की तरफ से आते हैं या आमना की तरफ? फरहान की तरफ से आते हैं, दोनों की तरफ से आते हैं। ठीक है। फरहान आमना वो दोनों एक ही केस है। वो कहते हैं जी आप वो सुलह कर लें, आप अपनी डिमांड बताएं, अपनी शराइत बताएं। मैंने कहा हमारी शराइत यही है कि हमें ना ये बंदे चाहिए, कसास के बदले कसास चाहिए। हम इनको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। आज भी ये हमारा मौक़िफ़ वही है। आपके इंटरव्यू में पहले दिन से आपने मेरा इंटरव्यू किया, हमारी पूरी फैमिली का इंटरव्यूज़ किया। 1 साल होने को है। ठीक है। और 1 साल के बाद जो आज मेरे पास आप बैठे हैं, तो आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी में आने वाले जितने भी साल हैं, वो मौक़िफ़ हमारा एक ही है। अली भाई मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता वीडियो में आपने मुझे बताया कि आमना की वालदा की डेथ हो गई है। वो अपनी बेटी की जब उसे पता चला कि ज़मानत ख़ारिज हो गई है, रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसके बाद भी किसी ने आपके साथ राब्ता किया कि यार उसके बच्चों का कुछ सोच लो, कम से कम आमना के लिए जो है ना वो कुछ नर्म जो है वो नरमी दिखाएँ? भाई बहुत सारे इस तरह लोग आते हैं। ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ कि एंड के एंड हमारा जो है ना मौक़िफ़ एक ही है। मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 18वें रमज़ान की बात है। तब भी पार्टियाँ आई हैं। वो अप्रोच करके आए, यार हम आपके पास आए, ये मैटर है, तो आप थोड़ा सा खुदा खौफी कर लें, रमज़ान है फलां है। मैंने कहा रमज़ान है, आपके दिल में ज़रा शर्म नहीं आती, कोई रहम नहीं आता? मैंने कहा यही सिचुएशन अगर आपकी फैमिली के ऊपर बीती हो, ईद का दिन हो, तो आप क्या करेंगे? कहते हम तो चीखें मार के रोएंगे। तो मैं कहा साढ़े उत्ते की बीतेगी, है नहीं तेन पता। अच्छा अली भाई, बिलफ़र्ज़ अल्लाह ना करे अदालत से इनको ज़मानत मिल जाती है, ये जेल से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? भाईजान अल्लाह के फजल से ये बाहर नहीं आते। ठीक है। क्योंकि इदारे मजबूत हैं, इदारे मौजूद हैं। ठीक है। हमें अपनी अदलिया के ऊपर भरोसा है, अपने इदारों के ऊपर भरोसा है। ना हक हुआ है, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, ये कोई आम सा लंडी बूची सा केस नहीं है। ठीक है। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। तो इंशाल्लाह इनको मेरे भाई सजा होगी, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस इनके खिलाफ हैं। ठीक है। इनके खिलाफ एविडेंस है, ये तड़प रहे हैं, तो ये लोगों को हमारी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है। अब जज इतना वो तो है नहीं कि जो इनको देखते साथ ही कहेगा जी जाओ जी तानू छड़िया। उनको भी पता है कि 302 का मैटर है, बंदे मरे हैं। ठीक है। बड़े ना हक बंदे मरे, इंसानियत की तजलील की गई है, डेड बॉडी को जलाया गया है। वो सारी चीजें मेरे भाई वो फाइल में है। तो जज ने जो लिखा, वो जज ने उसी के ऊपर अमल वो दरामद जली करना हुई तस्वीरें भी उसी फ़ाइल में है। हैं। मेरे भाई सब कुछ है हमारे पास मौजूद, हर तरह का एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैं आपको कह रहा हूँ हर तरह का। वक्त आने पे मैं हर चीजें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जाते कहीं नहीं है। बाफजले खुदा ये जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे, जलेंगे, मरेंगे। ठीक है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इनकी जेल से डेड बॉडी आएंगी। यानी कि आप ये वादा करेंगे कि अपने इंशाल्लाह। भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएँगे? मैं कहता हूँ ईशा का टाइम है, इंशाल्लाह अपने भाई के इंसाफ के लिए ना हम आखिरी हद तक जाएंगे, और हर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे जबकि हमारा हक बनता है। ठीक है। किसी के साथ ना इंसाफी हो तो वो बंदा चुप करके बैठ जाए, मैं नहीं मानता। हमारे भाई के साथ ज्यादती हुई है, हमारे खानदान के साथ ज्यादती हुई है। जवान बेटा चला गया इस दुनिया से, बाप चला गया इस दुनिया से। तो घर में आज भी सफ़े मातम वाला ही माहौल है। आप मेरे घर आते जाते हैं, फ्रेंडली माहौल है, आप मेरे घर आते हैं, आप भी पूरा सिचुएशन जानते हैं हमारे घर की। तो इंशाल्लाह भाई हम इनको कैसे माफ़ करेंगे, इनको कैसे छोड़ेंगे, जबकि बनता ही नहीं है।